हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अब तक आपको जो आपका लेसन 10 है, चैप्टर जो 10 है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, उस पे कंप्लीट वीडियो आपको मिल चुके हैं। और आज इस वीडियो में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 3D वाला, त्रिविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से बोर्ड में कितने नंबर का आने वाला है और इस चैप्टर को रेडी करने के लिए कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस रखना है। तो पहले ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। तो टोटल आपका जो है ये 9 नंबर का होगा, 9 नंबर का होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस का होगा, एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में होगा और 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेक्शन बी से 2-2 नंबर के। तो सेक्शन बी हो गया 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर, 3 आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो 7 नंबर यहां तक हो गया, एक फिल इन द ब्लैंक्स 8 और एक आपका मल्टीपल चॉइस। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में बताया था वेक्टर वाले में कि बोर्ड ने एक संशोधन पत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि इसको 9 की जगह 7 समझा जाए। तो वो 2 नंबर ये कहां पे एडजस्ट करेंगे 10-11 में आपस में, वो नहीं दिया क्योंकि ब्लूप्रिंट पहले आ गया था और ये बात बाद में आई थी। तो हो सकता है सेक्शन बी से एक क्वेश्चन कम कर दें या वेरी शॉर्ट में से कहीं 1-2 क्वेश्चन कम कर दें, वहां पे एडजस्ट कर दें, वहां सेक्शन बी में कोई क्वेश्चन डाल दें। तो वो कैसे भी करें, मेरा जो टारगेट है वो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन ना लें कि वो 2 नंबर कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैं जितने करवाऊंगा वहीं में एडजस्ट हो जाएंगे, वो दाएं बाएं जिस सेक्शन में भी करे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो टोटल अपना 9 नंबर का है, हो सकता है 7 का भी आ जाए बोर्ड में, और 10 वाला कितने का हो जाए 9 नंबर का। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर कंप्लीट कवर करना है तो पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं इस चैप्टर के तो आपका ये चैप्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर तो सबसे पहला आपका जो काम है वो है कि इसके सभी फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, उसके बाद ये चैप्टर अपना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो अपना बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको मिल चुका है। और जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपका है कि एक्स एक्स की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एक्स एक्सिस। बोर्ड 2015 में ये पूछा जा चुका है, सिंपल सा। तो आपकी जो 11.1 एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको आप ढंग से करेंगे क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का बनने वाला है, हो सकता है 2 तक बात बन जाए, एक तो 100% बनने वाला, उसमें कोई डाउट नहीं है। और किसके ऊपर बनेगा वो, डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर ही बनने वाला है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसे आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बस आपको ये डिसाइड करना है कि एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है। तो ये एक तरीके से सीधा सीधा फॉर्मूला है। वैसे आपका एग्जांपल 4 है जिसमें एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की डायरेक्शन कोसाइन आपको बता रखी है, तो हमें इसको सीधा ही याद रखना है यहाँ पे। तो एक्स एक्स की अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है तो एक्स एक्स की डायरेक्शन कोसाइन होती है 100, और इसके साथ आपको वाई एक्स और जेड एक्स की डायरेक्शन कोसाइन भी याद रखनी है। हो सकता है कि वाई एक्स से पूछ ले या जेड एक्स से रिलेटेड पूछ ले। तो वाई एक्स की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है वो 0-1-0, और जेड एक्स की जो डायरेक्शन कोसाइन होती है वो 0-0-1 होती है। ठीक है ना, तो यानी एक्स एक्स की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है 1-0-0, वाई एक्स की 0-1-0 और जेड एक्स की 0-0-1। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, ए ऑप्शन जो है आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया कवर, लिखने की जरूरत ही नहीं है बोर्ड पे क्योंकि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। तो 1-0-0।
ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। निम्न में से कौन सा समूह एक रेखा की दिक्कोजय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन ए है, उसके ऑप्शन है 1 1 1, एक ऑप्शन यहां पे है बी 0 0 -1, एक ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सी -1 0 0, और एक ऑप्शन आपके पास यहाँ है डी 0 1 0। तो हमें इनमें यह बताना है कि कौन सा जो ग्रुप है वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें कैसे पता चला कि ये डायरेक्शन कोसाइन है? तो हमने एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए? 1। अगर आपके पास कोई डायरेक्शन कोसाइन का ग्रुप है, कोई समूह है या डायरेक्शन कोसाइन आपके पास है, तो उनका जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तीनों वैल्यू का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0, जब तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना देगा? 1। ऐसे ये भी कितना देगा? 1, और ये भी कितना देगा? 1। तो ये कितना देगा आपको? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ये कितना देगा? 3 इजिकल टू नॉट 1। तो ये वाला जो पेयर है वो नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो ये फिर है क्या? डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो हमें वो समूह है, वो ग्रुप बताना था जो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है ना। चेक करने के लिए कभी भी डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको चेक करनी है तो स्क्वायर का सम कर लें और ऐड करें उनको, अगर वो 1 आ जाता है तो डायरेक्शन कोसाइन है, नहीं तो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा बस सोचने वाला ही क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा पता है डायरेक्शन कोसाइन का। और ये 10 के चैप्टर में बातें हो चुकी हैं आपकी, है ना। तो एक तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम होता है 1। दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल नॉट 1। यहाँ पे एबीसी होते हैं डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, इनके स्क्वायर का सम 1 कभी नहीं होता है। तो स्क्वायर का सम अगर 1 नहीं है तो आप समझ जाएंगे डायरेक्शन रेशियो, और अगर स्क्वायर का सम 1 आ रहा है तो फिर क्या है? वो डायरेक्शन कोसाइन। इसके अलावा जब हम कहते हैं ना कि कोई लाइन है वो एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बनाती है, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा और एन इक्वल कोस गामा। ये अल्फा बीटा और गामा क्या होते हैं? उस लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्स एंड जेड एक्सिस के साथ बनाए गए क्या है? एंगल हैं। डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, दिशा कोण, अल्फा बीटा गामा। तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछता है, एक फॉर्मूला आपका ये भी बनता है। और यहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल होते हैं, इनका सम जो होता है अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नॉट 2 पाई। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि तीनों जो एंगल होते हैं आपके अल्फा बीटा गामा, उनका सम कभी भी 2 पाई नहीं हो सकता, 360 नहीं होगा, क्योंकि तीनों जो है वो एक प्लेन के अंदर नहीं होते हैं। एक प्लेन में हो तो सम 360 हो सकता है, ये अलग अलग प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे 360 कभी भी नहीं आएगा। अल्फा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नॉट 2 पाई। इसके अलावा जो आपकी डायरेक्शन कोसाइन की जो नोटेशन होते हैं एलिमेंट, उनकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? उनकी रेंज बोल दो, परिसर बोल दो, या उनकी वैल्यू कहां तक जा सकती है? -1 से लेके +1 तक। यानी जो भी डायरेक्शन कोसाइन कभी आपके पास आती है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम कितनी होगी? -1 या इनके बीच में ही रहेगी। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, डायरेक्शन जो रेशियो है उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। अगर आपके पास कोई लाइन एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल अगर क्रिएट करती है तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइन निकालने का जो फॉर्मूला है वो एल इक्वल कोस अल्फा, एम इक्वल कोस बीटा और एन इक्वल कोस गामा होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नॉट 2 पाई होता है। और एलएमएन की जो वैल्यू होती है, डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में या 1 और -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज और अभी मैं यहां पर बता देता हूं, अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन मांगता है, क्वेश्चन में पूछता है, तो किस किस पैटर्न के ऊपर पूछ सकता है। पहला केस, आपको कोई कहे कि लाइन है जो एक्स वाई जेड एक्स के साथ इतना इतना एंगल बनाती है, यानी अल्फा बीटा गामा दे, उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे,
कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा वाला, एल एल एम और एन वाला। दूसरा कैसे होता है कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कहता है कि कोई लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात गिवन है, डायरेक्ट गिवन है, यानी आपको उस केस में ए बी और सी ये तीन वैल्यूज दे देता है ना, ए बी सी डायरेक्ट, इनको हम क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो उस केस में दिक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इक्वल क्या हो जाता है प्लस माइनस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो पहला केस होता है आपको एंगल देके डायरेक्शन कोसाइन पूछना, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा केस होता है कि आपको डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात दे दे, तो हम उसको एबीसी बोलते हैं, तो एलएमएन आप ये लगा लेंगे, उस केस में डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। और तीसरा जो केस है उसमें आपको 2 पॉइंट से एक लाइन क्या करवा देता है पास, 2 पॉइंट से, है ना, कोई भी 2 पॉइंट आपके पास है, मान लो यहाँ कोई एक पॉइंट P है, x1 y1 और z1, और यहाँ पे एक Q पॉइंट है x2 y2 और z2, तो ये PQ लाइन है, इसके आपसे क्या मांग लेता है डायरेक्शन कोसाइन मांग लेता है। तो इस केस में इसके जो डायरेक्शन कोसाइन निकालने से पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, क्या निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो dr दिक अनुपात। तो उसका फॉर्मूला हम क्या यूज लेते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो जैसे हम x2 माइनस x1 बोलते हैं तो यहाँ पे हमें ये क्या मिले थे डायरेक्शन रेशियो, और डायरेक्शन रेशियो के जो नोटेशन होते हैं, जो संकेत होते हैं, वो क्या होते हैं a b और c। तो जैसे आपके पास कभी 2 पॉइंट हो और उनसे कोई लाइन पास हो रही है और उससे डायरेक्शन कोसाइन आपसे मांगे, तो पहले आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करेंगे, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात ए बी सी। और जैसे मेरे पास ए बी सी आएगा तो आगे मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर दूंगा, ये एलएमएन वाला। कौन सा फॉर्मूला, एलएमएन वाला। तो या तो मुझे एंगल देगा डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो, या मुझे डायरेक्शन रेशियो देगा, या मुझे कहेगा कि कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है, ठीक है, तो उससे डायरेक्शन कोसाइन मांग सकता है, या फिर मुझे कोई डायरेक्ट एक लाइन दे दे और उसके क्या मांग ले डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो उस केस में हमें डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आपको पहले ही आपको रेडी रखना है। 2 क्वेश्चन अपने अब तक हो चुके हैं और हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये पहले आप फॉर्मूले जरूर रिवाइज करें अपने, उनको ढंग से याद करें, छोटी मोटी बातें सारी याद होनी चाहिए आपको इस चैप्टर की। तो साथ साथ जैसे फॉर्मूले आएंगे और मैं आपको एक बार बताता रहूंगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसमें आपको क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन्स, ठीक है भाई। जो फर्स्ट लाइन आपकी है x माइनस वन अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, और z माइनस 3 अपॉन 2। एक तो ये लाइन है। दूसरी लाइन क्या है, x माइनस 1 अपॉन 3k, और y माइनस 1 अपॉन क्या है 1, और z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये 2 लाइन है आपके पास, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान हमें बताना है। तो ये वाला जो टाइप है ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 नंबर में आता है। इसका एक और क्वेश्चन है जो आया हुआ है, वो मैं आगे करवाऊंगा। अभी मैंने इसको मल्टीपल चॉइस के अंदर लिया है इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है ना। आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हो सकता है, यही क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक में हो सकता है। तो मैंने भी कुछ क्वेश्चन सब में लेने की कोशिश की है, चाहे वो अपना कहीं भी आ जाए, अपना क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये जो दोनों लाइन है आपकी, लाइन जो फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है लाइन सेकंड में। अगर कभी भी 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाता है 0। यही कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइन की, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 क्या आएगा 0।
अब सर ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या चीज है, ये हमें कहां से मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, या मैं किसको समझूं इस बात को। तो देखिए ये जो लाइन आपके पास होती है, ये लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। ये लाइन किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में। और इसमें जो ये नीचे बटे में मान होते हैं, नीचे जो ये वैल्यू लिखी होती है ना, ये अपने क्या है A1, इसको क्या बोलते हैं B1 और इसको C1। ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो लाइन के, दिक् अनुपात, रेखा के दिक् अनुपात। ऐसे ही जो नीचे यहां पे लिखा हुआ है क्या होता है A2, ये क्या होता है B2 और ये क्या होता है C2। तो जब भी आपके पास कोई लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में अगर वो लिखी हुई है, कार्तीय रूप में अगर लिखी हुई है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होती है वो उनसे आपको क्या मिलेगा, हमेशा A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो दोनों का इनटू करके आप इक्वल 0 कर देंगे, तो आपकी जो भी वो कांस्टेंट वैल्यू के लैम्डा जो भी आपसे पूछता है उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ A1 का मान कितना है भाई -3 इंटू A2 कितना है यहाँ पे 3k, प्लस B1 कितना है यहाँ पे 2k, इंटू B2 कितना है 1, प्लस C1 कितना है यहाँ पे 2, इंटू C2 कितना है यहाँ पे -5, और इक्वल कितना है भाई 0। तो -3 को 3 कैसे करेंगे, तो माइनस के 9k, यहाँ 2k को 1 से करेंगे तो प्लस के 2k, और 2 को -5 से तो -10 इक्वल 0। 2k में से 9k कम करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 7k, और 10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो k इक्वल आ जाएगा 10/-7, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैंने समझाने में इतना टाइम लिया, बाकी क्वेश्चन करने में आपको 5-10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 समझे, इंटू करें, इक्वल 0 रखें और अपना आंसर निकाल दें। तो k की वैल्यू कितनी आई -10/7, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर टू लाइन परपेंडिकुलर हैं तो आप क्या यूज लेंगे वो आप समझ गए होंगे, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज लेना है, वो वैल्यू कहां से पता करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो देखिए, इसमें आपको कह रहा है बोर्ड 2014 में आया हुआ, अभी एक तो है ना बोर्ड का क्वेश्चन है 2014 में, एक रेखा है एक्स वाई और जेड एक्स की धनात्मक दिशाओं के साथ 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसकी दिक् हो जाएंगे, याद कीजिए। इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्स और जेड एक्स के साथ इतना 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 एंगल बनाती है, तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन बता दो। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर एंगल की बात कर रहा है तो क्या गिवन आपको, अल्फा बीटा गामा। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, अल्फा एंगल। अल्फा एंगल कौन होता है, जो एक्स एक्स के साथ होता है, तो यहाँ पे कितना है वो 90 डिग्री। एक बीटा एंगल है जो वाई एक्स के साथ बनाया जाता है, वो कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, और एक गामा है वो कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। तो जब भी एंगल दे और डायरेक्शन कोसाइन मांगे तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, L इक्वल कोस अल्फा, M इक्वल कोस बीटा और N इक्वल कोस गामा। तो अल्फा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, बीटा कितना है यहाँ पे 60 और गामा कितना है 30 डिग्री। तो आपको बस वैल्यू रखनी है, cos 90 कितना होता है भाई 0, cos 60 कितना हो जाता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन अपना ठीक होगा, पहला मान 0 है, उसके बाद है 1/2 और √3/2, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन आपका ठीक होगा। तो एंगल देके आपसे क्या पूछे, डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या इसमें गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, यानी क्या दिया हुआ है समतल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल का समीकरण। और ये कितना है r डॉट 2i
प्लस जे कैप और माइनस प्लस के 2k कैप और इक्वल कितना भाई 6। ठीक है, और ये भी बोर्ड 2015 में आया हुआ। r डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k कैप इक्वल 6। पूछा क्या है, मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस प्लेन की ओरिजिन से क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो आपके पास है यहाँ पे दो मेथड है ना, दो मेथड आप यूज कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी प्लेन से रिलेटेड चार चीजें पूछ सकता है, वैसे तो आगे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा चारों पॉइंट। एक तो प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करवा सकता है, अभिलंब रूप में। दूसरा, उस प्लेन का जो नॉर्मल होता है उसकी डायरेक्शन कोसाइन मांग सकता है, यानी अभिलंब की दिक् को जाए। तीसरा, उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस मांग सकता है, मूल बिंदु से दूरी, जो इसमें पूछा है। चौथा पॉइंट आपको वहां से पूछ सकता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लंब पाद के निर्देशांक बता दो। तो यानी एक ही स्टेप पे हमें चार आंसर मिलते हैं, यानी प्लेन की इक्वेशन को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हो तो चार क्वेश्चन के आंसर आप एक साथ दे जाते हो। वहां पे नॉर्मल फॉर्म भी चेंज हो गई, ओरिजिन से डिस्टेंस भी आ गई, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन भी आ गए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी मिल गया, लंब पाद के निर्देशांक। तो ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती हैं एक साथ। तो यहाँ पे एक तो पहला मेथड है कि आप इसको चेंज कर ले नॉर्मल फॉर्म में, तो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है तो फिर मुझे ज्यादा तो कुछ लिखना ही नहीं, मुझे तो बस डिस्टेंस पता करनी है ओरिजिन से। और अगर आपका ये वेरी शॉर्ट वगैरह में आता है तो फिर आप फॉर्मूला बेस्ड से जा सकते हैं, और चाहे तो इस रास्ते से भी कर सकते हैं, डिटेल में अगर लिखना चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी ओरिजिन से। और दूसरा रास्ता क्या है, आप एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे तो वेक्टर फॉर्म वाला चाहे कार्टेशियन फॉर्म वाला। तो वो फॉर्मूला होता क्या था, एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, a डॉट n माइनस डी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, यही तो होता था ना, a डॉट n माइनस डी अपॉन एन का मैग्नीट्यूड। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो वेक्टर फॉर्म का। चाहे तो आप यहां से ये कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये डी वाली वैल्यू आपकी ये रही। एन वेक्टर ये रहा आपके पास, ये एन वेक्टर होता है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2i प्लस जे प्लस 2k कैप, और ये ए होता है वो पॉइंट, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालनी है वो ये पॉइंट होता है। तो आज के दिन पॉइंट क्या है, ओरिजिन, यानी 0 0 0। तो एक तो आप ये फॉर्मूले दोनों यूज कर सकते हो, चाहे वेक्टर फॉर्म वाला यूज कर सकते हो, चाहे आप कार्टेशियन फॉर्म यूज कर सकते हो। दूसरा रास्ता है कि मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करूं और ओरिजिन से डिस्टेंस को बता दूं। तो उस केस में किसी भी प्लेन की इक्वेशन को अगर मुझे किस में ले जाना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करना है, तो यहां पे जो भी r डॉट के साथ ये वेक्टर लिखा होगा ये हमेशा या तो n होगा या n कैप होगा। तो इस बात का कैसे पता चले कि ये n वेक्टर है या n कैप है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पे जो भी ये वेक्टर है इसका क्या लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड में आई कैप जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यार 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस या जे कैप का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो ये हो गया टोटल 9, 9 का बाहर कितना आएगा वैल्यू 3 इक्वल टू नॉट 1। यानी यहाँ पे जो भी ये वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 3 है, 1 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये n वेक्टर है। क्या है यहाँ पे ये n वेक्टर, n कैप होता तो ये यूनिट वेक्टर होता तो मैग्नीट्यूड 1 आता, और अगर यहाँ ये डायरेक्ट n कैप होता फिर तो ये नॉर्मल फॉर्म में था ही। तो अभी जो ये प्लेन की इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो उसका हमने कैसे पता किया, क्योंकि प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक तो सिंपल प्लेन होता है वो r डॉट n वेक्टर इक्वल d, और हम नॉर्मल फॉर्म वाला क्या लिखते हैं r डॉट n कैप इक्वल d। तो जब हमारा नॉर्मल फॉर्म में प्लेन आता है तो यहाँ पे ये जो d होता है ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये वाली नहीं है। आप ध्यान रखना, सिंपल प्लेन की इक्वेशन जब लिखी होती है तो d जो यहाँ d भी बोल देते हैं, कुछ बुकों में p नोटेशन लिखा हुआ होता है, तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस नहीं होती है। नॉर्मल फॉर्म में आपका प्लेन जब चेंज हो जाए,
नॉर्मल फॉर्म में आप उसको बदल दें, उसके बाद जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बनती है वो आपकी बनती है ओरिजिन से डिस्टेंस। ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू 1 नहीं आई, देयरफॉर इक्वेशन 1 क्या करेंगे आप, डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हम इसको देखो यहां से 4 चीजें सीख रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना भी सीख रहे हैं इसको, ओरिजिन से डिस्टेंस भी बता देंगे, और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल भी बता देंगे, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। 4 आंसर मिल जाएंगे आपको एक साथ यहाँ पे। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन गिवन है ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसका पता कैसे करना है, यहाँ पे ये जो भी वेक्टर आएगा r डॉट के साथ उसका मैग्नीट्यूड लें, अगर वो 1 नहीं आता है तो नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यू आई 3, कल वो जितनी भी आए उतने का आपको डिवाइड करना है इस इक्वेशन में। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, r डॉट 2 में डिवाइड करेंगे तो 2/3 i कैप, ये 1/3 j कैप, और ये 2/3 k कैप इक्वल 6 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब ये जो प्लेन है ये आपका है नॉर्मल फॉर्म में, ये किस में है, नॉर्मल फॉर्म में, अभिलंब रूप के अंदर है। ये किसमें है, अभिलंब रूप में। देखो मैं वो क्वेश्चन तो करवाने का तो बस 10 सेकंड का काम था, पर मैं आपको सारी चीजें यहाँ डिटेल में साथ साथ समझा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, ताकि आगे बार बार आए तो आपकी रिवाइज हो जाए चीजें। तो यहां से आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना पूछ लेते हैं। दूसरा, ओरिजिन से जो डिस्टेंस मांगता है, क्या मांगता है, ओरिजिन से डिस्टेंस। ये जो वैल्यू आती है ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है, तो ये कितनी होगी यहाँ पे 2। नॉर्मल फॉर्म में चेंज होने के बाद यहाँ पे जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू बनेगी वो आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। तीसरा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल पूछ लेते हैं, अभिलंब की दिक् कोजें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल अभिलंब की दिक् कोजें। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट बने 2/3, 1/3 और 2/3, ये क्या हो जाते हैं आपके एल, एम और एन। इन्हीं को तो बोलते हैं ना डायरेक्शन कोसाइन की नोटेशन एलिमेंट। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल क्या मिल गया, 2/3, 1/3 और 2/3। चौथा यहाँ पे पूछ लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, लंब पाद के निर्देशांक। तो उसका फॉर्मूला होता है एल डी, एम डी और एन डी। तो एलिमेंट तो आपको मिल गया, और ये डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डिस्टेंस को यहाँ क्या बोला जाता है, डी। तो आप यहाँ पे एल डी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 4/3। फिर एम डी, तो 2 इंटू 1/3 यानी 2/3, एन डी यानी 2 इंटू 2/3 यानी 4/3। तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब पाद के निर्देशांक। तो 4 चीजें हमने सीखे हैं प्लेन की इक्वेशन से, उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन बताना, और कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना। तो उसका ये फॉर्मूला होता है, ये एलिमेंट की वैल्यू होती है, डी की आप रख के इनटू कर ले तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ये अपनी थी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो कितनी आई, 2 यूनिट। कितनी आएगी, 2 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 5 का, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ठीक। ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक ये वाला पैटर्न है, एक आप इस फॉर्मूले बेस से भी जा सकते हैं। तो वो डिपेंड है कि आपको क्या पूछा है, सिंपल ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा है, तुरंत मैग्नीट्यूड निकालें, डिवाइड करें। और इसमें क्या करें, भाई इसमें करके देख लेना तुरंत आप। तो अगर आपको डिस्टेंस का ही पता करना तो पूरा क्या करना है, सीधा जो भी इसका मैग्नीट्यूड आए वो यहाँ पे डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी वो ओरिजिन से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप अपना टाइम भी बचा जाएंगे वहां पे। और हाँ, वेरी शॉर्ट में पूछता है तो फिर आपको सॉल्व करना है, तो फिर आप इस पैटर्न पे जा सकते हैं, चाहे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके और चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला आगे कभी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आएगा उसमें चेंज देख लेंगे। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन सीखे हैं इसके साथ साथ। अगला है गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6। बुक का ही क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का ही क्वेश्चन है बुक में भी। गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो देखिए यहां पे क्या है, 2x 3y प्लस 4z इक्वल है 4। एक तो ये प्लेन है, दूसरा प्लेन है 4x 6y प्लस 8z इक्वल कितना है यहाँ पे 12। ये एक सेकंड प्लेन है,
ठीक है। इनके बीच की आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। आपको ये बताना है कि इन प्लेन के बीच की दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए अभी अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाते हैं तो अपना ये केवल एक ही सिंगल क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर कि टू प्लेन के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस का अपना फॉर्मूला है, टू प्लेन के बीच के डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला आपने ना तो लिखा है और ना आपके कोई क्वेश्चन है, बस इसको छोड़ के, ठीक है। तो उस केस में आपको दो रास्ते होते हैं जाने के, एक तो आप फॉर्मूला याद कर लें, वो ज्यादा बेटर है सीधा सीधा। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या, सबसे पहले देखिए ये जो प्लेन है आपका 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ पे है 4x प्लस 6y प्लस 8z। आप इनका रेशियो चेक कीजिए, 2/4, 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 4/8। तो देखो ये सब 1/2, ये भी कैंसिल होके 1/2 और ये भी 1/2, यानी इन प्लेन का रेशियो इक्वल है। इनके जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 3 4 कौन होते हैं यहाँ पे 2 3 4 को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात, किसके, नॉर्मल के। ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि दोनों जो प्लेन है वो पैरेलल हैं। दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल। तो आपको टू पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस बतानी है, दो समांतर समतलों के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले आप ध्यान क्या रखेंगे यहाँ पे कि आप इनका कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे पहले भाई 2 से, डिवाइड बाई 2। तो इस पूरी इक्वेशन को ना, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 2x 3y प्लस 4z इक्वल यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो सबसे पहला काम आपका ये ध्यान रखना है, अगर रेशियो इक्वल नहीं है, रेशियो इक्वल गिवन है, सॉरी रेशियो इक्वल क्या हो, गिवन हो और वैल्यू ऐसे अलग अलग आएंगे तो आप कोफिशिएंट सेम बनाएंगे डिवाइड करके वहां पे, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं। अब आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा d इक्वल d1 माइनस d2 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अगर आपके पास टू प्लेन पैरेलल हो, एक तो प्लेन कौन सा है यहाँ पे फर्स्ट है, वो पैरेलल है प्लेन सेकंड के, दोनों प्लेन समतल है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे उस केस में। डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप याद रख लें, नहीं तो हमें एक पॉइंट पता करना होता है और फिर हम एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस पता कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है, ये सबसे इजी है कि आपको फॉर्मूला याद। अब सर ये d1 d2 कौन होते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी d1 है, यहाँ पे जो ये 6 है ये आपका d2 है। ए स्क्वायर एबीसी कौन है, एबीसी कौन होते हैं, ये जो एक्स वाई जेड के यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं एबीसी। प्लेन में कैपिटल लिख लेते हैं, लाइन में स्मॉल लिख लेते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे d1 माइनस d2, तो d1 का मान है 4 माइनस d2 कितना है यहाँ 6 अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो 4 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -2, -2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा +2 अपॉन रूट में कितना हो जाएगा भाई 29 यूनिट, 2 अपॉन रूट में 29 यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया भाई आपका, डी ऑप्शन ठीक हो गया। तो ये आपका फर्स्ट मेथड है, आप एक फॉर्मूला से जा सकते हैं सीधा सीधा। दूसरा एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा। वो पॉइंट कैसे लेते हैं, जैसे आपकी प्लेन की इक्वेशन क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल कितना है यहाँ पे 4 है। तो इस प्लेन के ऊपर आप एक ऐसा पॉइंट लें जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो मैं यहाँ पे अगर x 0 रख दूं, y 0 रख दो और z की जगह 1 रख दो, तो देखो जैसे आप यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये पूरा 0 और यहाँ z की जगह जैसे 1 रखेंगे तो 4 × 1 4, 4 इक्वल 4। यानी ये जो पॉइंट है ये इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसके ऊपर होगा। तो अब आप इस प्लेन से, इस पॉइंट से, इस प्लेन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया 0 0 1 और उसकी सेकंड से क्या बता देंगे डिस्टेंस बता देंगे। तो ये रास्ता भी होता है, एक पॉइंट से प्लेन सेकंड प्लेन से डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला सबसे बेटर है अगर आपके टू प्लेन क्या हो पैरेलल हो तो। ठीक है, तो एक इक्वेशन है उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
देखो भाई क्वेश्चन पे हम डिटेल में बात कर रहे हैं, कुछ और चीजें उससे जुड़ी हुई हैं वो भी देख रहे हैं, क्या क्या ध्यान रखना है वो भी साथ साथ समझ रहे हैं, केवल क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन ही गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। टू प्लेन आपके पास है, पहला है 2x माइनस वाई प्लस 4z, 4z इक्वल कितना है भाई 2x, 4z इक्वल है 5, ठीक है। और दूसरा है 5x माइनस 2.5y, 2.5y प्लस 10z और इक्वल कितना यहाँ पे 6 है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कह रहा है कि परस्पर लंब है, क्या ये परपेंडिकुलर है, वाई एक्स पे प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, पैरेलल है, समांतर है क्या, और ये क्या कोई पॉइंट से 0 0 5/4 से क्या ये पास होता है। तो ये आपको चेक करना है चारों में से कौन सी बात है ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम रेशियो लेते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 5, तो 2/5। यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस के 2.5 है, यहाँ z का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ पे कितना है 10 है। तो ये 2/5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10, तो 10/25 हो जाएगा। 10 अपॉन कितना हो जाएगा ये 10/25, 5 की टेबल से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम, तो ये कितना है 2/5, ये 2 से टेबल से कैंसिल करा दो 2/5, ये तीनों का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब ये कैसे है भाई पैरेलल है, कैसे हैं पैरेलल, समांतर होंगे, कैसे होंगे समांतर होंगे। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो हमने पहले पैरेलल वाली कंडीशन चेक की है, ठीक है। आप परपेंडिकुलर A1 A2 B1 B2 C1 C2 भी चेक कर सकते हैं क्या 0 आता है, तो यहाँ पे इस केस में है पैरेलल। तो आप सीधा रेशियो एक बार नजर सरसरी नजर से भी देख लेंगे ना तो आपको ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना एक बुक का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को। यहाँ पे 2 प्लेन ही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8, और बोर्ड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला प्लेन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल कितना है 5, इक्वेशन फर्स्ट। अगला है 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y प्लस 2z और इक्वल कितना है भाई 7, ये आपका इक्वेशन सेकंड। इन दोनों प्लेन के बीच का क्या बताना है आपको, एंगल बताना है। दोनों प्लेन के बीच का क्या बताना है, एंगल, ठीक है। तो अगर आपके प्लेन की इक्वेशन हो कार्टेशियन फॉर्म में, किस में हो कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में, तो उस केस में हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं और वेक्टर फॉर्म में अलग करते हैं। तो यहाँ कार्टेशियन वाला ही लगा लेते हैं। तो इस केस में आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आपको क्या क्या वैल्यू मिलेंगे। यहाँ पे जो ये x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे y का और z का, इनको हम बोलते हैं a1 b1 c1। किसकी वैल्यू है a1 b1 और c1 की। तो यहाँ a1 कौन है, x का कोफिशिएंट है 2, तो ये a1 का मान है। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, ये b1 का मान है, और c1 का यहाँ कितना है -2। ऐसे ही a2 सेकंड जो इक्वेशन है उससे x का कोफिशिएंट है 3, b2 यहाँ कितना है y का कोफिशिएंट -6 और c2 यहाँ कितना है 2। तो ये जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं ये डायरेक्शनल रेशियो होते हैं, किसके, नॉर्मल के। प्लेन का जो अभिलंब होता है, नॉर्मल जो होता है, उसके क्या होते हैं डायरेक्शनल रेशियो, दिक् अनुपात होते हैं। इनके नोटेशन होते हैं a1 b1 c1। अगर एक ही प्लेन होता है तब तो हम abc बोल देते हैं। अगर दो प्लेन है तो एक को हम नाम दे देते हैं पहले के a1 b1 c1, दूसरे वाले के लिए दे देते हैं a2 b2 c2। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, cos थीटा बराबर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 और प्लस c1 इंटू c2। दूसरा मैंने 10 के चैप्टर में भी ये बात बताया था, अगर आप दो लाइन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, दो प्लेन के बीच का एंगल निकाल रहे हैं और एक लाइन एंड एक प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं तो बाहर मॉडुलस यूज करेंगे। अगर आप दो वेक्टर के बीच एंगल निकालते हैं तो आपको सिंपल ब्रैकेट यूज करना है। ये बात मैं फिर से याद दिलवा रहा हूं आपको। तो रूट में क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर।
यही फॉर्मूला लाइन के बीच एंगल का होता है, वहां स्मॉल लेटर्स में A1 B1 C1 हो जाता है आपका फॉर्मूला, प्लेन में हम कैपिटल यूज कर लेते हैं। यही वेक्टर के बीच के एंगल का होता है ना, वेक्टर वाले में भी क्या होता है, यही होता है स्मॉल A1 B1 में। तो फॉर्मूले एक जैसे ही हैं, आपको बस थोड़ा सा यूज ढंग से लेना है, यहाँ मॉडुलस का यूज करना है। अब आपका ऊपर क्या लिखा हो A1 A2, तो 2 को 3 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 6, B1 B2 तो 1 को -6 से करेंगे तो -6, प्लस C1 C2 -2 को 2 से करेंगे तो -4 अपॉन रूट में, पहले वाले रूट में क्या आएगा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4 इंटू C1 A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का हो जाएगा यहाँ पे 36 और 2 का कितना हो जाएगा 4। थोड़ा सा आप ये मॉडुलस बढ़ा लेते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ -4 मॉडुलस से क्या हो जाएगा +4, यहाँ 4 + 4 8 + 1 यानी 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 49, तो बाहर कितना आएगा 7, तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा 4/21, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा cos इनवर्स 4/21, ये आपका एंगल आ जाएगा बस। और ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है, cos इनवर्स 4/21, ऑप्शन ए ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ए। तो बस आपको बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला आता है तो बाकी कुछ है ही नहीं, A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 अपॉन रूट में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का ऐसे A2 B2 C2 का स्क्वायर। ये A1 B1 C2 क्या होता है नॉर्मल के DR डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात कहां से मिलते हैं, यहाँ पे जो XYZ के कोफिशिएंट होते हैं। दूसरा, अगर ये प्लेन की इक्वेशन आपकी वेक्टर फॉर्म में होती है ना, वेक्टर फॉर्म में कैसे होती थी R डॉट N1 इक्वल D1 है ना, R डॉट N2 इक्वल D2, ये नॉर्मल फॉर्म में होती है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में होती है। इस केस में cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता था N1 डॉट N2 वेक्टर अपॉन N1 का मैग्नीट्यूड इंटू N2 का मैग्नीट्यूड, ये N1 का मैग्नीट्यूड ही ये होता है रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का, ऐसे N2 का मैग्नीट्यूड ये होता है, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट है तो ये डॉट प्रोडक्ट सीधा आ जाता है यहाँ पे। तो ये वेक्टर फॉर्म वाला होता है, ये कार्टेशियन फॉर्म वाला होता है। तो आगे हम वेक्टर फॉर्म वाला भी देखेंगे कोई ना कोई क्वेश्चन में। तो अभी आपको बस सीधा, तो आप खुद देख रहे हैं सीधे फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको बस कोई टाइम नहीं लग रहा क्वेश्चन करने में, ठीक है ना, आराम से आप बता देंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन्स, यहाँ पे रेखाओं के समीकरण दिए ना, लाइन की इक्वेशन दी है, तो पहले क्या है और उनके बीच का क्या बताना भाई, एंगल ही बताना है। तो पहली लाइन है x + 3/3, फर्स्ट लाइन लिख रहा हूं मैं, x + 3/3 इक्वल y - 1/5, y - 1/5 और z + 3/4, z + 3/4। दूसरा x + 1/1, x + 1/1 इक्वल x + 1/1 इक्वल y - 4, y - 4/5 है, y - 4 सॉरी वही 1 है यहाँ पे है ना, और z + 3, z - 5/2, z - 5/2 इक्वेशन सेकंड। एक तो पीछे भी हमने एक लाइन का किया था, परपेंडिकुलर लाइन दी थी हमें और k की वैल्यू पूछी थी, तो वहां पे मैं ये बात बताना भूल गया, आप ध्यान रखेंगे जब भी आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन है, ठीक है ना, कोई लाइन की इक्वेशन है, रेखा का समीकरण है, तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, मानक रूप में। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी हम जो लाइन की इक्वेशन पढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा होता है x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, यही पढ़ा हुआ आपने कार्टेशियन फॉर्म में। लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट से पास हो एक वेक्टर के पैरेलल होती है तब। तो इस केस में देखो x y और z में से यहाँ ये जो x1 y1 z1 होते हैं वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है, जिस बिंदु से रेखा जाती है, और नीचे जो ABC होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, जिस वेक्टर के वो पैरेलल होती है उसके। तो यहाँ पे ये x1 y1 z1 x y z में से घटना चाहिए, इसके अलावा x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x y z का कोफिशिएंट 1 है,
और एक्स वाई जेड में से ही चीजें प्लस माइनस हो रही हैं, मतलब ये है वो y माइनस वन है। जब तक ये y माइनस वन है ना ठीक है, जो भी याद दिया 5। अगर ये कल को 1 माइनस वाई अपॉन ऐसे होता तो ठीक नहीं था, है ना। पहले आप इसको चेंज करते माइनस कॉमन लेके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें होनी चाहिए, यानी एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए पहली बात, और दूसरा एक्स वाई जेड में से ये कांस्टेंट नंबर घटना चाहिए या जुड़ना चाहिए। नंबर में से एक्स वाई जेड नहीं घटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 माइनस वाई आ रहा है 3 माइनस जेड आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो पहले आप उसको चेंज करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, चेंज, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद में ही आप आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो यहां में इन लाइन के बीच का एंगल बताना है, तो अभी जैसे प्लेन वाला लिखा था सेम वैसे ही पैटर्न का यहाँ पे है। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो E1, देखो लाइन में हम स्मॉल a1 b1 c1 लिखते हैं, प्लेन में कैपिटल लिख लेते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो ये a1 b1 c1 कहां से होते हैं, ये जो बटे वाले मैंने पहले बताया था, जो नीचे वैल्यू लिखी होती है, आपके a1 का मान कितना है यहाँ 3, b1 कितना है यहाँ 5 और c1 कितना है यहाँ 4। ऐसे यहाँ a2 कितना है भाई 1, b2 कितना है यहाँ 1 और c2 कितना है यहाँ 2। तो आपको एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर लाइन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है तो फॉर्मूला भी कार्टेशियन फॉर्म का है, और जब वेक्टर फॉर्म में आएंगी तो वेक्टर फॉर्म का। तो मैं एक एक जरूर करवा दूंगा दोनों पैटर्न के ऊपर, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा, एक आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ये चैप्टर काफी कंफ्यूज रखता है, जिनको फॉर्मूले याद नहीं है वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, है ना। सबसे पहले फॉर्मूले ही याद करें। यहाँ a1 a2, तो ये रहा a1 का मान 3, a2 का 1 है, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस b1 b2, 5 को 1 से करेंगे तो 5, c1 c2 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 का कितना हो जाएगा 16 इंटू a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई। तो cos थीटा बराबर कितनी वैल्यू बनेगी आपकी, ये टोटल हो जाएगा 580 यानी 16 हो गया तो, और ये हो गया रूट 50 और ये हो जाएगा रूट 6। इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप इस चीज को समझिए। तो ये 16 अपॉन रूट कितना हो जाएगा 300। इस 300 को भी हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू रूट 3, 10 इंटू रूट 3। अगर आपको बुक के ऑप्शन से मैच कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन गिवन है, तो आपको थोड़ा बहुत और फाइट करनी पड़ेगी यहाँ पे इसको सोल्व करने का। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 8 अपॉन यहाँ 5 इंटू रूट 3। अब भी आपको कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं तो आप क्या करेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ कितना आ जाएगा 15। रूट 3 इंटू रूट 3, 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये cos इनवर्स 8 इंटू रूट 3 अपॉन 15। क्योंकि ऑप्शन आपके सामने गिवन है तो आपको फिर मैच कराना ही पड़ेगा, उन्हीं में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे थीटा cos इनवर्स 8 इंटू रूट 3 अपॉन 15, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो चाहे आप लाइन के बीच का एंगल निकालें, चाहे प्लेन के बीच का एंगल निकालें, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। कौन सी वैल्यू कहां से मिलती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, कहां पे आपको ध्यान रखना है अगर एंगल निकालना है तो। ठीक है, तो ये अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो था, मैंने 9 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, और आगे जो अपना वीडियो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स पे होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला मल्टीपल चॉइस में आ जाए, मल्टीपल चॉइस वाला फिल इन द ब्लैंक्स में या वेरी शॉर्ट में चला जाए, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। हमें अपना एक एक टॉपिक कवर करना है। इस चैप्टर में जितनी हेडिंग है आपकी, उन पे सब पे फॉर्मूले हैं, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। हर हेडिंग का फॉर्मूला आपको ढंग से याद होना चाहिए, फिर कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे बनाना है, सब चीजें। तो आपको उन सब पे फोकस करना है भाई, ठीक है ना, उन सब पे क्या करना है, फोकस करना है। फॉर्मूले आप सबसे पहले याद करेंगे, अच्छे से ही आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद में आप वीडियो देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस यहीं तक।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।